जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग चार्ल्स लॉ पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, बायल्स लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो है हम लोग आज चार्ल्स लॉ पढ़ेंगे। देखिए, जो चार्ल्स लॉ है ये टेम्परेचर और वॉल्यूम रिलेशनशिप है। मैंने आपको बताया था कि जो बायल्स लॉ है, बायल्स लॉ क्या होता है कि बायल्स लॉ जो होता है ये प्रेशर और वॉल्यूम रिलेशनशिप होता है। मतलब बायल्स लॉ में हम लोग प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप देखते हैं, और जबकि चार्ल्स लॉ में क्या है कि टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप देखेंगे। मतलब कहने का ये है कि टेम्परेचर का वॉल्यूम पर क्या डिपेंडेंस है, टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा, दिस विल वी स्टडी इन दिस चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स ने क्या किया था कि चार्ल्स ने ढेर सारे एक्सपेरिमेंट किए थे जो किस पे बेस्ड थे, हॉट एयर बैलून टेक्नोलॉजी पे बेस्ड थे। उस ज़माने में हॉट एयर बैलून का काफ़ी तेज़ी से प्रचलन हो रहा था अचानक। और ये जो टेम्परेचर है, आप जानते होंगे कि हॉट एयर में क्या होता है कि इस तरह से एक बैलून होता है, ऐसे एक बास्केट होती है। इस बास्केट के अंदर हॉट एयर भेजने के लिए कुछ गैस सिलेंडर टाइप में टेक्नोलॉजी रख लेते हैं सामान, और इससे जो है हॉट एयर इस बैलून के अंदर भरते हैं। जिससे हॉट एयर भरने से क्या होता है कि ये बैलून, इसका वॉल्यूम बढ़ता है और डेंसिटी कम हो जाती है एयर की इसके अंदर। इसलिए धीरे धीरे ये राइज अप होने लगता है, लिफ्ट करने लगता है, ऊपर की तरफ उठने लगता है। तो उस टेक्नोलॉजी पे बहुत अधिक स्टडी चार्ल्स लॉ ने किया था और उनका एक्सपेरिमेंट इसी पर बेस्ड है। सो चार्ल्स ने क्या किया कि अपने इन्वेस्टिगेशन में फिक्स्ड मास की गैस लिया और उस समय प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि चार्ल्स लॉ में टेम्परेचर, वॉल्यूम, मैंने आपको बताया था कि हम लोग टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर और अमाउंट पे काम करेंगे। ठीक है, अमाउंट ऑफ गैस। सो इसमें अमाउंट ऑफ गैस फिक्स है, कोई दो चीज़ें फिक्स होंगी और कोई दो चीज़ों की वेरिएशन की जाएगी। तो हमने क्या किया कि अमाउंट फिक्स कर लिया और हमने प्रेशर फिक्स कर लिया। अब टेम्परेचर और वॉल्यूम का हम लोग रिलेशन देखेंगे। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिए आप कि इसमें जो है टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप हमको देखना है। तो क्या करेंगे, हम कहेंगे कि एट फिक्स अमाउंट, एट फिक्स प्रेशर द फिक्स अमाउंट ऑफ गैस। इतना कहने के बाद फिर अब हम लोग चार्ल्स की लॉ पे आते हैं। चार्ल्स लॉ कहता है कि द फिक्स अमाउंट का जब गैस हम लेते हैं तो जितना हम टेम्परेचर को रेज करेंगे, मतलब जितना हम टी को बढ़ाएंगे, उसका वॉल्यूम भी उसी रेशियो से बढ़ेगा। कहने का मतलब अगर सिंपली हम कहें सो टी प्रोपोर्शनल वी हम कहें तो इसमें कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर और वॉल्यूम एक साथ बढ़ेंगे, ऐसा चार्ल्स लॉ कह रहे हैं, मतलब चार्ल्स कह रहे हैं। तो चार्ल्स ने एक चीज़ और पाया कि जो टेम्परेचर होता है, अगर हम स्केल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिग्री सेंटीग्रेड रेज करें टेम्परेचर, तो जो वॉल्यूम होता है वह 1 डिग्री का, ठीक है, 1 डिग्री का मतलब 1 पार्ट का 273.15 कम होता है, रेज होता है, इंक्रीज होता है। मतलब ये कहने का कि अगर आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं, 1 डिग्री बढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पे जो टेम्परेचर बढ़ेगा वो कितना बढ़ जाएगा, अरे सॉरी, जो वॉल्यूम बढ़ेगा वो कितना बढ़ेगा, 1/273.15 बढ़ जाएगा। इतना वॉल्यूम उसका रेज हो जाएगा। तो किससे, वो ओरिजिनल वॉल्यूम से उतना बढ़ जाएगा। अगर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वॉल्यूम है इसको हम लोग V0 से रिप्रेजेंट करें, और फिर हमने जो टेम्परेचर बढ़ाया, कितना बढ़ाया, T डिग्री सेंटीग्रेड मान लीजिए बढ़ा लिया, तो उस समय जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, जो उस समय वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, VT होगा। तो अब मान लीजिए कि टेम्परेचर, कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर VT है, तो उस VT पर वॉल्यूम कितना होगा, उस VT पर वॉल्यूम जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है वो होगा, प्लस जितना डिग्री बढ़ाए हैं उस रेशियो में T/273.15, और यहाँ पे V0 का मतलब यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम, इस वॉल्यूम मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड वॉल्यूम से इतना T/273.15 डिग्री बढ़ जाएगा। तो अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, यहाँ पे V0 को क्या कर लीजिए, कॉमन कर दीजिए, तो V0 जब इधर आ जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास, 1 + T/273। फिर इसको मैथमेटिकली थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। जब इसका आप एलसीएम ले लेंगे तो 273.15 इधर आ जाएगा 1 की जगह पे, है ना, यहाँ पे आ जाएगा,
और फिर 273.5 ऊपर भी हो जाएगा। तो इस तरह से क्या मिलेगा आपके पास, देखिए 273.15 प्लस टी और 273.15, यही वी टी के इक्वल होगा। तो ये क्या है कि यह एक स्टेज है जो एक नया स्केल दे रहा है। क्या दे रहा है कि अगर हम लोग टेम्परेचर को इसमें अब हम केल्विन में नापेंगे, एक नया स्केल हम बना रहे हैं, तो कैपिटल टी इक्वल टू क्या होगा 273 हमको प्लस करना पड़ जाएगा, जो हमारा टेम्परेचर है उसमें। ये टेम्परेचर किस में है, डिग्री सेंटीग्रेड में है। देखिए आप ध्यान से देखिए 273.15 ये प्लस लिखा हूँ प्लस टी। तो कहने का मतलब कि टी कैपिटल टी, इसको हम लोग केल्विन स्केल कहेंगे। तो केल्विन स्केल का जो टेम्परेचर होगा वो डिग्री सेंटीग्रेड से 273.15 ज़्यादा होगा। अगर हम यह कहें कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर केल्विन में कितना होगा, तो देखिए डिफिनीशन के हिसाब से क्या होगा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है, 1 अपान या टी अपान 273.15। इसका मतलब ये हुआ कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो टेम्परेचर होगा वो होगा 273.15 होगा केल्विन, ये टेम्परेचर हो जाएगा। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में बी डिफाइंड बाई दिस मेथड और बाई दिस फार्मूला दैट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273.15 के फॉर केल्विन। तो यह एक तरह से स्केल मिल गया हमको, जिसको हम लोग केल्विन स्केल कहते हैं, और इस स्केल के टेम्परेचर को हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी कहते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है केल्विन्स का टेम्परेचर हमने यूज किया और इसके थ्रू हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड निकाल सकते हैं। तो T0 यहाँ जो लिखा है इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर एट द T0, T मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो इसमें जो है आप इतना ध्यान रखिएगा कि जब आप केल्विन लिखेंगे तो यहाँ पे डिग्री का यूज नहीं करें। देखिए डिग्री सेंटीग्रेड लिखा है ना, सेंटीग्रेड में डिग्री लगाए हैं, लेकिन केल्विन में हम लोग 0 डिग्री हम नहीं लगाएंगे। यह एक थर्मोडायनामिक स्केल है और इस पर हम लोग नहीं उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड में डिग्री यूज करते हैं, पर केल्विन में यूज नहीं करेंगे। अब देखिए अगर आप इसको थोड़ा सा आगे हम बढ़ाते हैं, जो अभी पीछे हम लोग पढ़े हैं, तो वी टी का मतलब क्या है कि वॉल्यूम एट T डिग्री सेंटीग्रेड। तो कितना होगा वो V0 माने 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वॉल्यूम पर प्लस T अपॉन T0, TT अपॉन T0। ये TT अपॉन T0 क्या है, ये TT का मतलब यह है कि टेम्परेचर एट T डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 273.15, और यह T क्या है, यह 0 क्या है, यह जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 273.15 T मतलब जितना डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाए हैं उतने में 273 प्लस किया और अब डिवाइडेड बाई 273। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं VT मतलब क्या, V नहीं बल्कि TT टेम्परेचर एट T डिग्री सेंटीग्रेड, T कैपिटल और एक स्मॉल। तो टेम्परेचर एट स्मॉल T डिग्री सेंटीग्रेड, और इसमें आप क्या लिखेंगे टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यही लिखा है। तो हम यहाँ पे क्या इसके जगह पे लिख सकते हैं कैपिटल T स्मॉल t मतलब TT डिवाइडेड बाई T0 पे। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है कि VT का मतलब क्या है, वॉल्यूम एट T डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना होगा, वह होगा V0 मतलब वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, TT मतलब टेम्परेचर एट T डिग्री सेंटीग्रेड और टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये होगा। तो अब अगर इसको हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व कर दें तो इस V0 किधर ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा VT अपॉन V0 इक्वल टू दी TT अपॉन T0। यहाँ पे कैपिटल T हमेशा आप यूज करेंगे, TT अपॉन T0। एक अगर हम लोग V और T को एक साथ कर लें, मतलब V2 को एक साथ, एक V को एक तरफ कर लें और T को एक तरफ कर लें, तो क्या बनेगा, ये यहाँ से बन जाएगा। और हम दो अलग अलग टेम्परेचर ले लें, जैसे कि हम जिसको हम T0 लिख रहे हैं उस पर हम 1 पॉइंट ले लें, 1 पे रख रहे हैं, और जो T लिख रहे हैं वो 2 हो जाए। तो तब हम उस समय क्या यूज करेंगे, तब हम VT की जगह पे क्या यूज करेंगे, VT की जगह पर हम V2 यूज करेंगे, और V0 की जगह पर क्या यूज करेंगे, V1। ऐसे TT की जगह पे क्या यूज करेंगे, T2 यूज करेंगे, और T0 की जगह पर क्या यूज करेंगे, T1 यूज करेंगे। सो हम अब क्या लिख सकते हैं कि V2 अपॉन V1 इक्वल टू T2 अपॉन T1। अब अगर आप चाह रहे हैं कि V और T को एक साइड कर लें तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा V1 अपॉन T1 इक्वल टू दी V2 अपॉन T2 बनेगा ना, तो V2 अपॉन T2।
तो यहाँ पर एक चीज़ मिलता है कि जैसे कि ये V1 है, सॉरी ये V1 है अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2। फिर इसके अगर आप तीसरा स्केल भी लेते हैं मान लीजिए तो वो V3 अपॉन T3 हो जाएगा। इस तरह से इनकी वैल्यू इक्वल चल रहा है तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे हम K यूज कर सकते हैं। तो अगर हम इसको सिंपली लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि V अपॉन T इक्वल टू दी K क्या है, कांस्टेंट है। तो इस K को हम लोग यहाँ पे 2 यूज कर ले रहे हैं। K2 का मतलब क्या हो गया, चार्ल्स कांस्टेंट हो गया। तो अगर आप देखें यहाँ ध्यान से कि VT अब इक्वल टू दी K, तो अब आप अगर ट्रांसफ़र कर दीजिए तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू टी। तो V इक्वल टू K इंटू टी, यहाँ पे 2 चाहे यूज कर ले चाहे ना करें। 2 का मतलब क्या है, चार्ल्स लॉ के अलग से यूज किया गया है, क्योंकि अब बायल्स में भी हमने K यूज किया था, चार्ल्स में भी हम K यूज कर रहे हैं, तो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हमने यहाँ पे 2 दे दिया। तो आप चाहें तो VT इक्वल टू K और V इक्वल टू K2 अपॉन T हो जाएगा। अदरवाइज आप चाहें तो सिंपली यहाँ पे K2 कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। तो अब यहाँ से क्या निकल रहा है कि सिंपली आप देखिए कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के क्या है, V इक्वल टू क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, V इक्वल टू दी T है। तो आप यहाँ ध्यान रखिए कि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। फ्रेंड्स यही जो है चार्ल्स का लॉ है। और यह जो है इसमें क्या होता है कि जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रखा जाता है और निश्चित फिक्स अमाउंट की गैस ले ली जाती है। तो जो टेम्परेचर है वह टेम्परेचर को हमने एब्सोल्यूट टेम्परेचर यूज किया है ना, वहाँ पे यूज किया था हमने एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो अब ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इक्वल होता है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसी भी गैस का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो होता है वह जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप जैसे देखिए कि एक हम ग्राफ अगर बनाएं, ये हमने एक एक्सिस पे ले लिया वॉल्यूम और दूसरे एक्सिस पे हमने ले लिया टेम्परेचर, और यहाँ पे हमने प्रेशर को कांस्टेंट कर लिया। तो कोई प्रेशर P1 है, P2 है, P3 है, P4 है, उस पर्टिकुलर प्रेशर पे हम देखें तो मान लीजिए कि पर्टिकुलर टेम्परेचर मान लो 100 डिग्री 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। सो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये वॉल्यूम इतना मिल रहा है, ठीक है। इस लाइन को ऐसे बढ़ाएंगे, जहाँ पे कटेगा वही पॉइंट होता है। अब फिर आपने टेम्परेचर डिक्रीज किया तो ये हुआ। तो देखिए हम कह रहे हैं आपसे, आप समझिए इस बात को, हम आपसे कह रहे हैं कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, जब हम टेम्परेचर को घटा रहे हैं तो वॉल्यूम घट रहा है। जैसे आप ये ले लीजिए सिलेंडर और अब इसमें आप फिक्स अमाउंट की गैस ले लीजिए। अब प्रेशर को आप कांस्टेंट कर लीजिए, ठीक है, ये प्रेशर नहीं बदलेगा। अब यहाँ पे टेम्परेचर को वेरी करिए, टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं तो इसके अंदर का प्रेशर ज़्यादा दिखा रहा है। अब जब यहाँ पे प्रेशर का गेज नापेंगे तो प्रेशर ही ज़्यादा दिखाएगा, मतलब ये वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर आप प्रेशर को फिक्स करना चाहते हैं, मान लीजिए कि 1 बार प्रेशर दिखा रहा है, एक बार मैं फिर से बात करता हूँ ना, देखिए सिंपली मैं इसको दोबारा डिफाइन करना चाहता हूँ। जैसे हम लोग एक पिस्टन ले लिए, ठीक। अब इस पिस्टन पे हमने कोई प्रेशर ले लिया, पर्टिकुलर प्रेशर, इसमें यह गैस भरी हुई है। कोई एक मान लो कि 760 mm में रखा हुआ है प्रेशर, जो भी प्रेशर है, या 1 बार रखा हुआ है, पास्कल रखा हुआ है, जो भी कोई पर्टिकुलर फिक्स प्रेशर रखा हुआ है। अब इसमें फिक्स अमाउंट की गैस भरी हुई है। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहाँ पे अगर हम प्रेशर नापने का गेज लगा दें, मीटर लगा दें, तो वो प्रेशर को नापेगा, तो ये यहाँ पे प्रेशर बढ़ा हुआ दिखाएगा। तो जितना पहले प्रेशर था, अगर उसी प्रेशर पर हमें लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, तब हमें इस पिस्टन को थोड़ा सा ऊपर ले जाना पड़ेगा। सिंपली अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर घटा हुआ दिखाएगा। तो हमको अगर प्रेशर मेंटेन करना है तो पंप हम अब क्या करेंगे, पिस्टन को दबा करके इसको पहले वाली जगह पे ला देंगे। तो इस तरह से अब ये वॉल्यूम, इसका प्रेशर जो है मेंटेन हो जाएगा। लेकिन दोनों केस में देखिए कि जब आप प्रेशर कम हो रहा था उस समय आपको प्रेशर मेंटेन करने के लिए वॉल्यूम कम करना पड़ा, वॉल्यूम कम हो गया, और आप दूसरी केस में वॉल्यूम बढ़ गया। मतलब टेम्परेचर जब हम बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और टेम्परेचर हम घटा रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है। तो यही बात मैं कह रहा था कि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ रहा है और टेम्परेचर घटाने से वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। पर प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि अगर हम किसी भी गैस का जब टेम्परेचर घटा रहे हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, ठीक बात है। तो क्या वॉल्यूम घटते घटते कोई ऐसी कंडीशन हो जाएगी जिस समय गैस का वॉल्यूम 0 हो जाएगा? अगर हम किसी भी चीज़ को देखिए,
जैसे कि हमने यहाँ पे टेम्परेचर घटाया तो कम होगा, और घटाया तो और कम हुआ, और घटाया तो और कम होगा, और घटाएंगे तो और कम होगा, और घटाएंगे तो और कम होगा। तो इसका मतलब एक समय ऐसा हो जाएगा कि वॉल्यूम कम होते होते जीरो वॉल्यूम हो जाएगा। क्या हो जाना चाहिए? कम होते होते वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। किसी भी गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अच्छा, इतना ज़रूर ध्यान रखिए कि गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, मैटर ख़त्म नहीं हो जाएगा। फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, मैं कह रहा हूँ गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो लिक्विड जो गैस भरी हुई है, अब ये गैस गैस नहीं रह जाएगी, बल्कि इसका क्या हो जाएगा? लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये गैस तो जीरो हो गई, पर मैटर ख़त्म नहीं हुआ। अब वो मैटर क्या बन गया? लिक्विड बन गया। तो यहाँ पे जो डॉट दिखाया हुआ है, देखिए यहाँ पे ग्राफ में जो डॉटेड दिखाया हुआ है, इसका मतलब यही है कि ये गैस जो है इस पॉइंट पर आने के बाद, इस प्रेशर पर इस पॉइंट पर आने के बाद, ये गैस जो है लिक्विड कंडीशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो इससे ये होता है कि जो है, अब ये कॉन्सेप्ट या चार्ल्स का जो लॉ है, ये आइसोबार लॉ है। आइसोबार का मतलब यह है कि इसमें जो है प्रेशर को कांस्टेंट करते हैं। बार माने प्रेशर होता है, तो बार से इसको प्रेशर को कांस्टेंट किए हैं, इसलिए इसके ग्राफ को हम लोग आइसोबार कहते हैं। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल कहते हैं। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो आइसोथर्मल, जो चार्ल्स लॉ में बनता है। जब प्रेशर कांस्टेंट हो तो आइसोबारिक, और ऐसे ही जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो उसको हम आइसोकोरिक कहते हैं। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक्चुअली सभी गैसेस को हम टेम्परेचर को डिक्रीज करके लिक्विफाई तो नहीं कर सकते हैं, पर कुछ गैसें जिनको हम लोग लिक्विफाई कर सकते हैं, आसानी से लिक्विफाई कर सकते हैं टेम्परेचर बढ़ा करके, उनके टेम्परेचर को हम घटा करके। इस चीज़ को हम लोग आगे पढ़ेंगे जब लिक्विफिकेशन ऑफ गैस का टॉपिक पढ़ेंगे तब। तो यहाँ पे इतना जीरो हुआ ये कि जब गैस का टेम्परेचर 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड डिक्रीज कर गया जीरो से, ध्यान दीजिए, जीरो से डिक्रीज किया, माने कि -273.15 हुआ, उस समय गैस का वॉल्यूम ख़त्म हो गया, गैस एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। तो गैस एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो इसका मतलब ये है कि उस समय गैस जो है लिक्विफाई हो गई थी। ठीक है। तो यह एक हाइपोथर्मल या इमेजिनरी टेम्परेचर है, और जिस समय किसी भी गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाता है, तो जब गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाता है तो उसी पॉइंट को हम लोग एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। So what is the absolute zero? Absolute zero is the particular temperature or a hypothetical temperature at which any gas does not exist. तो गैस एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब गैस का वॉल्यूम क्या हो जाता है? वो जीरो हो जाता है। सो ये जो है चार्ल्स का लॉ है। तो अब देखिए, चार्ल्स के लॉ से एक सिंपल सा एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि ऑन अ शिप सेलिंग इन पैसिफिक ओशियन वेयर टेम्परेचर इज 23.4 डिग्री सेंटीग्रेड। कोई पैसिफिक ओशियन में कह रहा है कि शिप है और वहाँ पे टेम्परेचर ये है, तो टेम्परेचर है मतलब कि क्या है? ये T1 है। और फिर क्या कह रहा है कि विथ 2 लीटर एयर, मतलब वहाँ पे V1 वॉल्यूम हो गया ना, ये तो वॉल्यूम भी हो गया 2 लीटर। अब कह रहा है व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ बैलून, तो V2 क्या होगा उस समय व्हेन शिप रीचेज इन इंडियन ओशियन, कहीं और चला जाए तो टेम्परेचर इतना हो जाए, मतलब T2 जब इतना होगा 26.1 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, तो उसमें V2 कितना होगा। सिंपल सी बात है कि आपको T1 T2 V1 V2 का फार्मूला यूज करना है, और इसमें प्रेशर कांस्टेंट दिखा रहा है। तो जब टेम्परेचर का चेंज हो रहा है, प्रेशर को कह रहा है कांस्टेंट है, तो भाई सिंपल सी बात है कि चार्ल्स का लॉ लगेगा। तो चार्ल्स का ये फार्मूला है V1 T1 अपान V2 T2। तो सिंपल, चाहे इसको यूज कर लीजिए या T1 अपान V2 ऐसे वाला कर लीजिए, चाहे जैसे भी कर ले। अब V2 इक्वल निकाल लेंगे आप, और V2 के फार्मूले में क्योंकि V2 ही मांग रहा है तो T1 T2 V1 V2 यूज कर लेंगे। इस तरह से आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगला लॉ जो है गैलुसाक का लॉ है, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इसी लॉ को यूज करके हम लोग जो है आगे जो आइडियल गैस इक्वेशन बनेगा वहाँ पे यूज करेंगे, और काफ़ी चीज़ें जो है इसमें अभी जो है बाकी हैं डिस्कस करने। सो फ्रेंड्स, एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि एनसीईआरटी बुक से चार्ल्स लॉ के एक एक लाइन जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, वैसे मैंने सारी बातों को डिस्कस किया हुआ है, आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हर बात वैसे डिस्कस की गई है, पर इसको आप धीरे धीरे एक एक लाइन बाय लाइन
या वर्ड बाय वर्ड पढ़िए और इसको समझने की कोशिश करिए। बड़ी अच्छी बुक है। एक्चुअली केमिस्ट्री का जो एनसीईआरटी है ये पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों ही बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है। आप ये समझ लीजिए कि ऐसी कोई भी बुक मेरी नज़र में नहीं है जो इसका सब्स्टिट्यूट हो, ठीक है ना। हाँ, इसका कोई सब्स्टिट्यूट बुक नहीं है। ये बुक बहुत ही अच्छी बुक है एनसीईआरटी की, आप इसको ज़रूर स्टडी किया करिए। जो साइड बुक्स हैं आप उसके लिए किसी भी साइड बुक को ले सकते हैं। उसमें इसके जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन एक्सरसाइज वगैरह हैं वो सब सॉल्व किए हुए हैं और कुछ चीज़ों को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको आप एक बार खुद से स्टडी करिए और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम या कोई दिक्कत अपीयर होती है आपको तो आप हमसे कंसल्ट करिए। हम लोग अगले वीडियो में गैलुसाकला और अगर पॉसिबल होता है तो अवगैद्रोला इतना तक तो पढ़ लेंगे। फिर हम लोग जल्दी ही चैप्टर के एंड पॉइंट पर पहुँचेंगे और आप इसके नोट्स को तैयार करते रहिए। और ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।